होटल की 5वीं और 6ठी मंजिल पूरी तरह मेलिनोफ के कब्जे में थी। लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही मुझे धर लिया गया। लिफ्ट के सामने खड़े हुए दुरुस्त नकूश वाले शख्स ने मुझसे अक्खड़ लहजे में कहा, कौन हो तुम और इस फ्लोर पर क्यों आए हो? मैं हल्के से मेकअप में था और यहाँ आने के लिए मैंने खास एहतमाम किया था। अगर मैं किसी आम से हुलिये में होता तो मुझे उस शख्स के लहजे पर इतनी हैरत न होती, लेकिन मैंने तो बेहतरीन लिबास जेबतन कर रखा था। यहाँ आने से कबल मैंने अतर मिले पानी से गुस्ल किया था और उसी पर बस नहीं किया था बल्कि कपड़ों पर भी खासी मिकदार में परफ्यूम छिड़का था। मेरे कंधे से झूलता हुआ टेप रिकॉर्डर और कैमरा भी ये साबित करने के लिए काफी था कि मैं कोई आवारागर्द नहीं हूँ। सवाल ये था कि यहाँ आने वाले हर शख्स के साथ क्या ऐसा ही सुलूक किया जाता है? मैंने जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं एक सहाफी हूँ और मिस्टर मेलिनोफ से 5 बजे मेरी मुलाकात तय है। इसी दौरान में 2 और अफराद भी आकर मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। उस शख्स ने मुझसे शनाख्ती कार्ड ले लिया और उसका मुआयना कर रहा था। उसने मेरा जाली शनाख्ती कार्ड मुझे वापस करते हुए कहा, वक्त तो तुमने 5 बजे का लिया है, फिर तुम पौन घंटा पहले क्यों चले आए? उसका लहजा अब पहले की निस्बत खासा बेहतर था। मैंने कहा, मुझे बताया गया था कि मिस्टर मेलिनोफ से मुलाकात से कबल मुझे चंद मराहिल से गुजरना पड़ेगा, लिहाजा वक्त से कबल आ जाऊं तो बेहतर होगा। वो बोला, तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया गया था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही पहले चले आए। उसने सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देखा जो मेरे दाएं बाएं खड़े हुए थे। उनमें से एक ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब ये आ ही गए हैं तो हम इनका वक्त कारआमद करने की कोशिश करते हैं। फिर वो शख्स मुझे अपने साथ एक कमरे में लाया और मुझे बैठने का इशारा किया। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर मेलिनोफ से तुम किस किस्म के सवालात करोगे? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, हम लोग कभी पहले से सवालात लिख कर नहीं लाते, ये तो हम वक्त आने पर ही तय करते हैं कि किस किस्म के सवालात करने हैं। उसने मुझे घूर कर देखा। इस तरह टाले जाने पर वो बुरी तरह झुंझुलाया हुआ था। मैंने कहा, मैंने सुना है वक्त की पाबंदी के मामले में मिस्टर मेलिनोफ बेहद सख्त हैं। मेरा मकसद ये जाहिर करना था कि मैं माहौल से कतन मरूब नहीं हूँ। उसने तीखे लहजे में कहा, और भी बहुत से मामलात में वो बहुत सख्त हैं। उनसे गुफ्तगू करते हुए बेहद मोहतात रहना। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझे मरूब करने के दर पे हो। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा मोहतात हूँ। अब तक 13 सरबराहान मुमलिकत का इंटरव्यू कर चुका हूँ। वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा। उसने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, तुम कब से इस फील्ड में हो? मैंने कहा, काम करने के लिए 8 घंटे मुकर्रर हैं, मगर मैं 16 घंटे काम करता हूँ। इस एतबार से मुझे सहाफती दुनिया में 20 साल हो चुके हैं। उसने नागवारी से कहा, यही बात तुम सीधी तरह भी कह सकते थे कि तुम्हें इस फील्ड में 10 साल हुए हैं। मैंने फखरिया लहजे में कहा, मैं हर बात वजाहत से करने का आदी हूँ। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तुम असल सूरत हाल से ला इल्म रह जाओ। वो खामोश हो गया। शायद उसने मुनासिब यही समझा था कि मेरे मुंह न लगे, और मैं सोच रहा था कि यहाँ तो कदम रखना ही दूभर है। आखिर बर्ड ने कैरोलिन तक किस तरह रसाई हासिल की होगी। चंद मिनट के बाद उसने कहा, मिस्टर मेलिनोफ से मिलने से कबल तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, लिहाजा अगर तुम्हारे पास कोई हथियार वगैरह हो तो हमारे हवाले कर दो। मैंने हैरत का इजहार करने के लिए आंखें फाड़ी। कहा, हथियार? भला एक सहाफी के पास हथियार का क्या काम? हथियार तो गुंडे बदमाश रखा करते हैं। उसके चेहरे पर तारी बदमशगी के आसार मजीद गहरे हो गए। मैंने उसे गुंडे बदमाशों की फहरिस्त में जो ले जाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन वो कुछ न बोला, बस खून के घूंट पी कर रह गया। फिर थोड़ी देर यूं ही खामोशी से गुजर गई। मेरा अंदाज उसके लिए सख्त नापसंदीदा था। मालूम नहीं वो एगलर से मुतल्लिक था या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेलिनोफ के अमले के किसी भी फर्द का ताल्लुक एगलर से नहीं हो सकता था। उसके साथ काम करने वाले गुंडे बदमाश तो जरूर हो सकते थे, मगर एगलर से मुतल्लिक नहीं हो सकते थे। चंद मिनट के बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक खुश लिबास शख्स कमरे में दाखिल हुआ। अपने एतवार से वो निचले दर्जे का बदमाश हरगिज नहीं मालूम हो रहा था। उसने आते ही बड़ी शाइस्तगी के साथ मुझसे कहा, आप ही वो रिपोर्टर हैं जो मिस्टर मेलिनोफ का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, बदकिस्मती से। अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ मेरे साथ ये सलूक किया जाएगा तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज देता। उसने बड़ी नरमी से कहा, क्यों जनाब, क्या हमारे किसी आदमी से कोई गलती हो गई है? मैंने कहा, मुझसे तरह तरह के चुपते हुए सवालात पूछे जा रहे हैं, और अब आप ही बताएं कि क्या कोई शरीफ आदमी अपने साथ असलहा लेकर घूमता है? ये तो लफंगों की हरकतें होती हैं। वो बोला, लेकिन हमारा उसूल है कि बगैर तलाशी लिए किसी को मिस्टर मेलिनोफ से नहीं मिलने देते। मैंने कहा, देखिए, आपका उसूल सर आंखों पर, लेकिन किसी से बराह रास्त ये सवाल करना भी तो अच्छा नहीं मालूम होता कि आपके पास असलहा तो नहीं है। वो बोला, मैं आपसे हर उस बात के लिए माजरत खां हूँ जो आपको नागवार गुजरी है। आप मिस्टर मेलिनोफ के मेहमान हैं, हम आपकी तौहीन के मुर्तकिब कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, मैं अब तक 13 सरबराहान मुमलिकत के इंटरव्यूज कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि बड़े लोगों तक रसाई के लिए मुतअद्दिद मराहिल से गुजरना पड़ता है।
मैं जानता हूँ कि ये हिफाजती इंतजामात और मराहिल अशद ज़रूरी होते हैं। मुमकिन है मुझसे जो सवालात किए गए वो भी इसी सिलसिले की कड़ी हों, इसलिए मैंने इसे इतना ज़्यादा माइंड भी नहीं किया। वो बोला, आप एक तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं, इन नज़ाकतों को समझते हैं। आइए दूसरे कमरे में चलें। मैं उसके साथ एक और कमरे में आया जहाँ मेरी जामा तलाशी ली गई, मगर ये तलाशी बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से भी नहीं ली गई थी। वजह गालिबन ये होगी कि मेरा ताल्लुक गोइटे हिल के सबसे बड़े अशाती इदारे से था। मेरे साथ ज़्यादा नारवा सलूक करने की सूरत में उन्हें खतरा होगा कि कहीं उनके खिलाफ कोई मनफी खबर न छप जाए। उन्होंने मेरा कार्ड भी चेक किया और हर तरह से मुतमईन हो गए। फिर उन्होंने मुझसे तशरीफ रखने को कहा और मैंने तशरीफ रख ली। जिन दो अफराद ने मेरी तलाशी के फराइज सर अंजाम दिए थे वो स्याह सूटों में मलबूस थे। अपने ज़ाहिरी हुलिये के एतबार से वो स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां नजर आते थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, आप मिस्टर मेलिनोफ से किस किस्म के सवालात करेंगे? मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं सवालात तहरीर करके नहीं लाया, वरना आप हजरात के मुलाहिजे के लिए जरूर पेश करता। उसने बड़ी मतानत से कहा, यह बात तो सहाफती रिवायात के खिलाफ है। सवालात हमेशा पहले से तैयार किए जाते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे अफसोस है कि एक तवील अरसा इस मैदान में गुजारने के बावजूद मैं सहाफती रिवायात से उतना वाकिफ नहीं जितने आप लोग हैं। जी चाहता है कि अब आपकी शागिर्दी इख्तियार करके थोड़ी बहुत सहाफत भी सीख ही लूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी का ये सफर रायगां ही चला जाए। मेरे मुखातिब के चेहरे पर खफीफ सी बौखलाहट के आसार नमूदार हुए। उसने अपनी बौखलाहट को बड़ी खूबसूरती से छुपाते हुए कहा, मुमकिन है यहाँ गोइटे हिल में ऐसा न होता हो। दरअसल हमारा पूछने का मकसद ये था कि सवालात मिस्टर मेलिनोफ की जात से मुतल्लिक नहीं होने चाहिए। मैंने अपने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा, अब ये तो होने से रहा कि मैं उनसे आप लोगों की जात के मुतल्लिक सवालात करूं। इंटरव्यू जिससे मुतल्लिक होगा सवालात भी उससे मुतल्लिक ही किए जाएंगे। वो बोला, हमें बताया गया था कि वो वैसा इंटरव्यू नहीं होगा जैसे आम तौर पर इंटरव्यूज होते हैं, बल्कि ये एक नजरियाती किस्म का इंटरव्यू होगा। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये जमानत दे सकता हूँ कि ये आज तक लिए गए किसी भी इंटरव्यू से कतई मुख्तलिफ होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि क्या पूछूंगा और क्या नहीं। मेरी दो टोक गुफ्तगू ने उन लोगों के छक्के छुड़ा दिए। उन्हें कम से कम ये तो यकीन आ गया होगा कि उनका साबिका एक बेबाक सहाफी से है। उस शख्स ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, मिस्टर मेलिनोफ ये पसंद नहीं करते कि उनसे उनकी जात के बारे में सवालात किए जाएं। लिहाजा अगर तुम ये चाहते हो कि उनका इंटरव्यू तुम्हारे अखबार की जीनत बने तो उनसे जाती सवालात करने से गुरेज करना, वरना यह भी हो सकता है कि वो दरमियान में ही इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान कर दें। इसके बाद मुझे कैरोलिन के पास ले जाया गया। बट के कहने के मुताबिक वो बेइंतहा हसीन थी। उसे हसीन होना भी चाहिए था। एक तो वो यहूदी थी, दूसरे वो दुनिया के एक बहुत बड़े सरमायादार की सेक्रेटरी थी। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से तकर्रुरी के लिए मालूम नहीं कितनी लड़कियों के दरमियान ज़ाहरी हुस्न और दीगर सलाहियतों का मुकाबला हुआ होगा। मेलिनोफ के स्वीट में दाखिले की इजाज़त से कबल एक बार फिर मुतअद्दिद आलात की मदद से मुझे सर से पैर तक चेक किया गया और फिर ठीक 5 बजे मुझे क्लियरेंस दे दी गई। मैं बड़ी एहतियात से कमरे में दाखिल हुआ जहां मेलिनोफ पहले ही एक सोफे पर बराजमान था। उसके जिस्म पर सफेद रंग का बेदाग सूट था। मैंने एक ही नज़र में उसका तफसीली जायजा ले लिया। उसकी उम्र 50 से ऊपर ही थी। कद दरमियाना और सर पर बराए नाम बाल थे। मेलिनोफ के अकब में 2 बॉडीगार्ड मौजूद थे, जबकि मुझे बताया गया था कि वो जब भी किसी से मिलता है कमरे में कोई तीसरा फर्द नहीं होता। मैंने अपने अकब में दरवाजा बंद करने के बाद निहायत संजीदगी से कहा, मैं हाजिर हो सकता हूँ जनाब। मेलिनोफ ने सर की खफीफ सी जुम्बिश से मुझे कमरे में दाखिल होने की इजाजत दी और उसके साथ ही उसके अकब में मौजूद दोनों अफराद अंदरूनी कमरे में चले गए। मैंने बड़े न्याजमंदाना अंदाज में उससे मुसाफाह करते हुए कहा, मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि मुझे आप जैसे आदमी से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। उसने मुझसे मुसाफा करने में किसी खास गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया और इशारे से मुझे बैठ जाने को कहा। उसके मुकाबिल बैठने से कबल मैंने अपने कंधों से लटकता हुआ टेप रिकॉर्डर वस्ती मेज पर रखा और उसे ऑन कर दिया। अब जो भी गुफ्तगू होती वो टेप हो जाती। उसके बाद मैं भी एक सोफे पर जा बैठा और कैमरा उतार कर गोद में रख लिया। मेलिनोफ ने पहली बार लब कुशाई की। ये दोनों अफराद जिन्हें तुमने देखा है ये मेरे बॉडीगार्ड हैं और तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुझे खौफजदा करना चाहता हूँ, ताकि अगर मेरा किसी गलत किस्म का इरादा हो भी तो मेरी हिम्मत जवाब दी जाए। मैंने कहा, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स की ज़रूरत होता है और आप जैसे लोगों को तो जाहिर है बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। उसने इस बात में सर हिलाया और हाथ बढ़ाकर मेज पर रखे हुए नफीस सिगार केस में से एक सिगार निकालकर सुलगाने लगा। उसने मुझसे ये पूछने तक की जहमत नहीं की कि मैं तंबाकू नोशी करता हूँ या नहीं। मैंने कहा, हम लोग सनती मैदान में बहुत पीछे हैं, लिहाजा आपके इस फैसले ने कि यहाँ कारसाजी की सनत कायम की जाए खुशी की लहर दौड़ा दी है।
मेलिनोफ ने सिगार का कसीफ धुआं उगलते हुए एक बार फिर सर को असबाती जुम्बिश दी। बोला, तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने कहा, आपके नजरियात लायक सताइश हैं। अखबारात आपकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, मगर किसी को ये नहीं मालूम कि आपका असल मंसूबा क्या है। मेलिनोफ सिगार का एक गहरा कश लेते लेते रुक गया और उसने चौंक कर मुझे देखा। उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, असल मंसूबे से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने कहा, कारों की सनत में इस वक्त जापान दुनिया को लीड कर रहा है। अब तक किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं की कि आप उसका मुकाबला किस तरह करेंगे। मैंने महसूस किया कि मेलिनोफ ने सुकून की एक गहरी सांस ली है और उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। उसने कहा, सनती मैदान में जापान की बालादस्ती तशवीशनाक हुदूद में दाखिल हो गई है और उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। जापान के मैदान में आने से कबल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और इटली आलमी मंडियों पर छाए हुए थे। इन ममालिक की मसनूआत आज भी पायदारी के मामले में अपना सानी नहीं रखती, मगर जापान ने पायदारी को पसे पुश्त डाल दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो इकोनॉमी पर सर्फ कर दी। ये वो मामला था जिस पर कोई भी मुल्क मफाहमत करने को तैयार न था और ना है। यही वजह है कि अब जापान का मुकाबला करना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। मैंने कहा, सवाल ये है कि ये बातें तो सब जानते हैं। आपने खासी वजाहत से इस मसले पर रोशनी डाली, मगर किसी ने जापान का मुकाबला करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो बोला, इस सवाल के जवाब के लिए बहुत ज्यादा तफसील में जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि इस मामले में इनफिरादी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो इज्तिमाई मसला है और इसे इज्तिमाई बुनियाद पर ही हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अमेरिका में बैठकर ये चाहूं कि सस्ती मसनूआत तैयार करने लगूं, तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हुकूमत और तमाम सनतकार भी इस पर तैयार ना हों। मैंने कहा, क्या गोइटे हिल में कारों की सनत लगाने का फैसला जापान से मुकाबला करने की कोशिश की ही एक कड़ी है? मेलिनोफ ने इस बात में सर हिलाया। बोला, हाँ, ये इस सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन फिलहाल इसकी नौयत तजरिबाती होगी। मैंने कहा, ये बताएं कि आपने इस काम के लिए गोइटे हिल को ही क्यों मुंतखब किया? तरक्की पजीर ममालिक तो और भी बहुत से हैं। मेलिनोफ ने कहा, इस सवाल का क्या जवाब दे सकता हूँ? मैं अगर कहीं और सनत लगाता तो वहाँ भी यही सवाल किया जा सकता था। मैंने कहा, मेरा मतलब है गोइटे हिल को मुंतखब करने की कोई खास वजह तो जरूर रही होगी। वो बोला, सबसे अहम वजह तो ये है कि गोइटे हिल अब तक जापान की दस्तबुर्द से महफूज है। मेरी कोशिश है कि सनतकारी के लिए ऐसे ही ममालिक का इंतखाब किया जाए जहां अभी जापान का अमल दखल न हुआ हो। मैंने कहा, बहुत उम्दा जवाब है मिस्टर मेलिनोफ। मेरे लहजे में हल्का सा तंज था जिसे वो महसूस न कर सका। मैंने कहा, लेकिन बाज हल्के इस बात पर गौर कर रहे हैं कि असल जवाब कुछ और तो नहीं है। वो बोला, कारोबारी हलकों में तो ख्याल आराइयां की ही जाती हैं, कारोबारी रकाबतें भी होती हैं, लोग बातें बनाते ही रहते हैं। मैंने कहा, मेरा इशारा कारोबारी हलकों की तरफ नहीं था मिस्टर मेलिनोफ, मैं तो सहाफती हलकों की बात कर रहा हूँ। मेलिनोफ ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? सहाफती हलकों में किस किस्म की ख्याल आराइयां हो रही हैं? मैं तो बड़ी पाबंदी से अखबारात का मुताला करता हूँ, मुझे तो कोई ख्याल आराई नजर नहीं आई। मैंने कहा, ख्याल आराई नहीं हो रही मिस्टर मेलिनोफ, चिमेगोइयां हो रही हैं और उन चिमेगोइयों का अखबारात में छपने वाली खबरों से कोई ताल्लुक नहीं। मेलिनोफ बेचैन नजर आने लगा। बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। मैंने कहा, अखबारी रिपोर्टर शैतान के चेले कहलाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी खबरें भी खोद डालते हैं जिनका गुमान तक नहीं किया जा सकता। मेलिनोफ ने गुस्सीले लहजे में कहा, इसीलिए मैं अखबारी दुनिया के लोगों से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, बात दूर और करीब रहने की नहीं है मिस्टर मेलिनोफ, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जिन खबरों को मंजर आम पर आना होता है वो तो आकर ही रहती हैं। वो बोला, मेरा तजुर्बा है कि अखबारी रिपोर्टर्स सहाफ़ी से ज्यादा ब्लैक मेलर होते हैं और ब्लैक मेलर्स का करीब न आना ही बेहतर होता है, इसलिए मैं इंटरव्यूज देने तक से गुरेज करता हूँ। मैंने कहा, मैं तो आपको एक दानिशमंद शख्स समझता था, लेकिन आप तो बहुत आम सतह की गुफ्तगू करते हैं। आप हम लोगों को ब्लैक मेलर कह रहे हैं, जबकि दर हकीकत हम लोगों से ताउन करते हैं। बहुत मामूली मुआवजों के एवज हम ऐसी खबरें शाया होने से रोक देते हैं जिनकी अशात से मतलूबा शख्स को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। हम तो आप लोगों के खादिम हैं जनाब, मगर मालूम नहीं क्यों हमें गलत समझा जाता है। मेलिनोफ ने कहा, मैं महज इसलिए इंटरव्यू देने पर आमादा हो गया था कि तुम शायद किसी कदर मुख्तलिफ आदमी साबित हो, मगर तुम भी रिवायती सहाफत के पैरोकार निकले। मैंने कहा, आप गलत फहमी का शिकार हैं मिस्टर मेलिनोफ, यहाँ कोई रिवायती सहाफत नहीं हो रही, ना ही इनकलाबी सहाफत हो रही है। ये तो सहाफत बराए ताउन कहलाएगी, जैसे आप तिजारत बराए इमारत करते हैं। ये कितनी अजीब बात है मिस्टर मेलिनोफ कि लोग एक सहाफ़ी से दयानतदारी की तवक्को करते हैं। सहाफत दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए दुरुस्त खबर छाप दे तो उसे निशाना बनाया जाए, और ताउन करते हुए खबरें छापें तो ब्लैक मेलर कहलाए।
हालांकि ये ताउन दो तरफा होता है, हम तो फ़कत पेशकश करते हैं। अगर मुतल्लिका शख्स का दामन साफ हो तो वो क्यों हमसे ताउन करने लगा? फिर सहाफ़ी ही क्यों मतून होता है? दूसरी पार्टी को भी उतना ही बुरा कहना चाहिए जितना सहाफ़ी कहलाता है। मेलिनोफ ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम यहाँ इंटरव्यू करने आए हो या अपने पेशे की वकालत? मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, वक्त तो निकाला जाता है मिस्टर मेलिनोफ। आदमी अपनी बका की जदोजहद करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देता है। मेरा लहजा ऐसा नहीं था जिसे बआसानी नज़रअंदाज कर दिया जाता। उसमें खफीफ सी धमकी भी पोशीदा थी, लेकिन मेलिनोफ पर खातिर खा असर न हुआ। मेलिनोफ ने बेरुखी से कहा, तुम्हें कोई बड़ी गलत फहमी हो गई है। मेरा ख्याल है तुम्हारी आज की मेहनत रायगां ही जाएगी। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा है कि सहाफती हलकों में बहुत सी चेमेगोइयां हो रही हैं, मगर तुम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हो। कल ये होगा कि तुम इसे अहमियत देने लगोगे, मगर उस वक्त तक बात बहुत आगे जा चुकी होगी। वो बोला, तुम हवा में तीर चला रहे हो। अगर किसी को कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे बताए, मैं इसके सिवा और क्या कर सकता हूँ कि गलत फहमी रफा कर दूँ। मैंने कहा, हम लोग गलत फहमियों में नहीं मुब्तला होते। हम खबरें खोद कर निकालते हैं और फिर उनमें से काबिल फ़रोख्त खबरें अलहदा करते हैं। बात बन जाती है तो हम खामोश हो जाते हैं। बस सूरत दीगर हम सबूत बाहम पहुंचाते हैं, और अगर एक बार सबूत फराहम हो जाए तो फिर खबर की कीमत कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मेलिनोफ ने भिन्ना कर कहा, इंतहा हो चुकी मिस्टर रॉजर। अब तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे अपने लोगों को जहमत देना पड़ेगी। मैंने कहा, मैं अगर दफा हो गया मिस्टर मेलिनोफ तो जानते हो क्या होगा? वो लोग जो आज चेमेगोइयां कर रहे हैं उनकी जबानें बंद रखना मुश्किल हो जाएगा, और मुमकिन है कि बात उससे भी आगे बढ़ जाए, किसी के हाथ कहीं से कोई सबूत लग जाए। वो बोला, तुम्हारे काम करने का अंदाज इंतहाई घटिया है। तुम बगैर किसी खबर के दूसरों को ब्लैकमेल करने के आदी मालूम होते हो। मैंने कहा, यहाँ के लोग बहुत सरफिरे हैं मेलिनोफ। अभी हाल ही की बात है कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, हालांकि वो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनका एगलर से ताल्लुक साबित हो चुका था। मेलिनोफ के हाथ से सिगार गिरते गिरते बचा। वो जिस अंदाज में चौंका था उससे साफ जाहिर हो गया था कि जोन्स ने उसके बारे में गलत नहीं कहा, और मुझे इस तस्दीक की जरूरत भी नहीं थी। मैंने तो उसे उसी वक्त पहचान लिया था जब उसने पहली बार लबकुशाई की थी। ये वही आवाज़ थी जो मैंने S1 के मुंह से सुनी थी। उस वक्त मैंने उसे निकाब में देखा था, इसलिए पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ तो पहचान सकता था। वो एक बिजनेसमैन था। आवाज़ बदलने के फन से उसका दूर से भी वास्ता नहीं था, इसलिए मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मेलिनोफ ने मुश्तिल होकर कहा, इस बकवास का क्या मतलब है? इस मुल्क से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्या मालूम कि एगलर क्या बला है। मैंने कहा, चेमेगोइयां करने वालों का ख्याल है कि इस बलाखेजी की पुश्त पर जो लोग हैं उनमें से एक तुम भी हो। मेलिनोफ ने फिर कुछ न कहा। उसने ताली बजाई, जिसके जवाब में उसके दोनों कमांडोज कमरे में आ गए। मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ। मैंने टेप रिकॉर्डर उठाते हुए कहा, आपने मुझे जो कीमती वक्त दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत जल्द हम इस इंटरव्यू को छापने की कोशिश करेंगे। मेलिनोफ कुछ न बोला और मैं जल्दी से उसके कमरे से निकल आया। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मेलिनोफ ने ना तो मुझे रोकने की कोशिश की और ना ही उसने अपने बॉडीगार्ड से कुछ कहा। कमरे से बाहर राहदारी में चंद अफराद इधर उधर खड़े दिखाई दिए। वो यहाँ के निगरान थे। उनमें से किसी ने मुझसे कोई तारुज न किया। मुझे मालूम था कि वही लोग कुछ देर बाद मेरे दुश्मनों में तब्दील हो चुके होंगे। जो बातें मैं मेलिनोफ से करके आया था, उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि मुझे आज़ाद छोड़ दिया जाता। उनकी मजबूरी ये थी कि वो यहाँ मुझे कुछ नहीं कह सकते थे, और कहते भी कैसे कि मैं एक अखबार की तरफ से आया था, लेकिन जहाँ से निकलने के बाद कुछ भी हो सकता था। मैं दरमियानी रफ्तार से चलता हुआ कॉरिडोर के सिरे तक आया और फिर लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का रुख किया। ये बात मेरे इल्म में थी कि मेलिनोफ के आदमियों की अमलदारी अपने फ्लोर्स की हद तक ही है। सीढ़ियों पर पहुंचते ही मेरे पैरों में गोया पर लग गए। मुझे निचली मंजिल तक ही तो जाना था, जहां मेलिनोफ के ऐन नीचे और उसके बराबर वाले दोनों कमरे में पहले ही बुक करवा चुका था। मैंने न सिर्फ कमरे बुक करवाए थे, बल्कि उस वक्त उन कमरों में तहजीब मैल्कम एक्स, बड, डेविड रियान और क्लारा भी मौजूद थे। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कोई मुझे उस फ्लोर पर आते हुए न देख ले। ऊपर जाते वक्त तो मैंने खास तौर पर एहतियात की थी। खुशकिस्मती से मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला और मैं किसी की नज़रों में आए बगैर उस कमरे तक पहुंच गया जहां उस वक्त वो चारों जमा थे। बड के कानों पर हेडफोन चढ़ा हुआ था और वो कमरे के कोने में मौजूद मेज पर रखे हुए टेप रिकॉर्डर पर झुका हुआ था। मेरी कमरे में आमद पर उसने निगाह उठाकर भी न देखा। मैंने टेप रिकॉर्डर और कैमरा कंधे से उतारते हुए कहा, मेरे मिशन का पहला मरहला बड़ी कामयाबी से तकमील तक पहुंच गया दोस्तों। क्लारा ने कहा, मेरी बात दुरुस्त साबित हुई ना? जोन्स ने तुम्हें धोखा दिया है। मेलिनोफ कतई गैर मुतल्लिक आदमी है। एगलर से उसका दूर का भी वास्ता नहीं।
इन चारों ने मेरी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुना होगा। जाने से कबल मैंने हिदायत कर दी थी कि जब तक मैं मेलिनोव के पास मौजूद हूँ सिर्फ मेरी गुफ्तगू सुनी जाए। ये गुफ्तगू मेरे कैमरे में नस्ब एक छोटा सा FM माइक्रोफोन नशर कर रहा था, जिसे उस कमरे में मौजूद रेडियो टेप रिकॉर्डर पर सुना जा रहा था। कैमरे में नस्ब माइक्रोफोन मैं मेलिनोव के कमरे में ही छोड़ आया था और बट ने मेरी हिदायत के बमूजिब मेरे वहां से रवाना होते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। मैंने सख्ती से हिदायत की थी कि मेरे वहां से रुखसत होने के बाद की गुफ्तगू डेविड और क्लारा में से किसी को उस वक्त तक सुनने न दी जाए जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। मैंने बड़े खुशगवार मूड में कहा, ये अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया डियर क्लारा? मेरी राय तो इसके बिल्कुल बरक्स है। क्लारा बोली, तुम तो पहले ही से तय कर चुके हो कि जोन्स की दी हुई इत्तला दुरुस्त है, लिहाजा मेलिनोव के एतराफ न करने के बावजूद भी तुम इस बात पर मुसिर हो कि वही S1 है। मेरे बजाय तहजीब ने जवाब दिया। बोली, अगर वो एतराफ कर लेता तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा कहलाता। मेरी राय न बदलते देख कर तहजीब को भी यकीन हो गया था कि मेलिनोव वाकई S1 होगा।